हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत इम्तियाज अहमद का। और इससे पहले जो है इसका एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो करवाया जा चुका है। और इसके अलावा आपको पता है कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज भी जो है वो साथ में हम लोग करवाते जा रहे हैं अल्टरनेट डे पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसका भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो यह जो है एक तो 1124 ईस्वी में मनेर से प्राप्त जो ताम्र पत्र था उससे, और दूसरा है जो तिब्बती विद्वान थे तारानाथ, इनकी रचनाओं से। तो ये दोनों से मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों से। और इसमें दिया हुआ है कि मनेर या मनियारी ताम्रपत्र के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल राजा गोविंद चंद ने मनेर परगना के एक ब्राह्मण को नियमित रूप से तुरुस्क दंड या तुर्कों के लिए कर वसूली का आदेश दिया है। और तारानाथ की कृतियों से बख्तियार खिलजी के पहले कुछ समाधियों पर उत्कीर्ण ईश वंदना तथा मुस्लिम आवासियों की चर्चा मिलती है। तो परंपरा भी बिहार में प्रारंभिक मुसलमान बस्तियों के होने की पुष्टि करती है। एक मुस्लिम एवं मोमिन आरिफ मनेर के समीप बस गया था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मध्यकालीन बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत में सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जो कह रहा है कि जो सही उत्तर है उसका कूट के अनुसार आंसर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि तबकाते नासरी और रियाज उल सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक थी तबकाते नासरी, शेख कबीर की पुस्तक अफसाना ए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है कि अबुल फजल के अकबरनामा और बाबर की तुजुके बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। और तारीख शेरशाही शेरशाह की प्रशासन और इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें जो है सारा ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16वीं सदी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया तथा उसके बाद वह बंगाल चला गया। तो मुल्ला तकिया के द्वारा। फिर है बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिल नूल उष्ण एक मूल्यवान स्रोत है। तो तिरहुत से। मुगल कालीन या फिर मुगल काल में बिहार आने वाला जो प्रथम विदेशी यात्री था तो वह था मुल्ला तकिया। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है। तो यह मिर्जा नाथन की है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि मीरतुल अहलवाल जो है किसकी रचना है। तो मुल्ला बहबहानी की। मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन जो मिथिला है उसके इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो इसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर ये तीनों ही, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख जो है यह किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। तो शेरशाह से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। वह पहला मुगल बादशाह कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। तो वह अकबर का जो है सबसे पहला अभिलेख मिला था बिहार में। फिर है सियर उर मुताकरीन की जो रचना है वह किसने की थी। तो गुलाम हुसैन तबतबई। मध्यकालीन बिहार के संबंधित जो इन स्रोत है उनको सही से सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है एक तरफ रचना दिया हुआ है और दूसरी तरफ रचनाकार है, तो हम लोग मिलान करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि रियाज उस सलातीन, और आपको पता है कि ये जो है इसके रचनाकार गुलाम हुसैन सलीम है। फिर वही है तारीख शेरशाही, तो यह अब्बास सरवानी के द्वारा लिखा गया है। फिर है वकियास्ते
वकियाते मुस्ताकी। और आपको पता है कि यह जो है रिज कुलाह के द्वारा लिखा गया है। फिर है अफसानाए साह, और यह लिखा गया है शेख कबीर के द्वारा। और बसातिनुल उस्न जो है यह इख्तिसान देहलवी के द्वारा। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मुल्ला बेहबहानी जो थे वह यात्री थे तो ईरान के। मुल्ला बेहबहानी के जो यात्रा वृतांत है इससे आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर दिया हुआ है कि बिहार में तुर्कों का आगमन। तो चलिए इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। बख्तियार खिलजी का बिहार में जो प्रथम पड़ाव था वह कहाँ था? तो मनेर में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है कि बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक था तो था इंद्रधुम्नपाल, यानी कि ऑप्शन ए। बख्तियार खिलजी के आक्रमण को सेन शासक लक्ष्मण सेन और पाल शासक इंद्रधुम्नपाल ने विरोध किया था। आगे है कि किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफना दिया गया? तो फरिश्ता के अनुसार। और बख्तियार खिलजी का निधन जो है 1206 ईस्वी में देवकोट में हुआ था। बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया था? तो लखनऊती को। आगे है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो यह इब्ने बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। आगे दिया हुआ है कि बख्तियार जो खिलजी है इसकी बिहार में पहली महत्वपूर्ण जो विजय थी तो वह थी बिहार शरीफ ओदंतपुरी की। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसने जो है बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था। आगे है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी तो 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था तो बिहार शरीफ को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये आप सभी को पता ही होगा कि बख्तियार खिलजी के द्वारा। और बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले सबसे पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमिन आरिफ थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकीह का। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तो तबकाते नासरी से। आगे दिया हुआ है सल्तनत कालीन बिहार। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि कौन बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? तो गयासुद्दीन। और गयासुद्दीन जो है बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत से जबरदस्ती खराज वसूलता था और खराज जो है यह एक प्रकार का कर है। आगे दिया हुआ है कि किसने तुगरील तुधान को बिहार और बंगाल को वैध शासक होने की मान्यता दी थी? तो रजिया सुल्तान और बहराम शाह ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। मुल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसके शासक को बंदी बना लिया था? तो तुगरील तुधान ने। और मुल्ला तकिया के अनुसार रजिया सुल्तान और तुगरील के कमजोर शासक काल में तिरहुत के जो नरसिंह देव ने विरोध जताया और जिसके बाद तुगरील के तिरहुत पर हमला कर इसके शासक को बंदी बना लिया गया। आगे दिया हुआ है कि बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य मिलता है तो मुल्ला तकिया का वृतांत है इसके द्वारा। फिर है 1346 ईस्वी को मोतिहारी के बेदवन अभिलेख से, फिर 1332 ईस्वी के बिहार शरीफ का सुकुनन अभिलेख से। तो ये सारे से मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। फिर है मोतिहारी के बेदवन अभिलेख से मोहम्मद शाह तुगलक के काल में एक मुस्लिम सराय और कुआं बनाने का उल्लेख है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस सुल्तान ने संत शरीफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। बिहार के सूफी संत शरीफुद्दीन के मलफूजात से जैनुद्दीन मजदूल मुल्क के बिहार के भुक्ति या सूबेदार होने का पता चलता है। आगे दिया हुआ है कि हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था तो शमसुद्दीन हाजी इलियास। किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल बाहर किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। बिहार में सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेख से संबंधित जो सत्य कथन है तो इसमें पहला है कि बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित
मलिक इब्राहिम बायूं के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक का साम्राज्य की धुरी तथा दूसरा अभिलेख जो मलिक बायू है उसको बिहार का भुक्ति कहता है। दूसरा है कि राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया है। और वहीं आगे दिया हुआ है कि फिरोज तुगलक एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिला है। तो ये सारा ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के शासक रुकनुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सत्य कथन है। तो इसमें जो है कि रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी का महाद्वार अभिलेख है जिसमें बेगूसराय की एक नदी के किनारे एक दुर्ग निर्माण जिसको हिस्ने हसीन की उसमें चर्चा की गई है। आगे है कि रुकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख 1297 का है जो लखीसराय में मिला है जिसने ब्लॉचमैन ने खगोल अभिलेख कहा है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर आगे दिया हुआ है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था तो इल्तुतमिश था। फिर है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान था तो इल्तुतमिश। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था तो हिसामुद्दीन एवज को। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था तो मुबारिज खां। आगे है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था तो तुगलक काल में। फिर है कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में एक टकसाल नगर की स्थापना की जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था तो दरभंगा का नाम, और इन्हीं का जो है नाम रखा हुआ तिरहुत भी है। चलिए आगे चलते हैं। दरभंगा में एक दुर्ग या किला है एवं जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाने वाला सुल्तान था तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी तो बिहार शरीफ, और बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में अभी वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था तो यह तुर्कों के द्वारा दिया गया, और इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी अतः इसे बिहार का प्रदेश बोला गया। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था तो तुगलक काल में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था तो यह तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। फिर है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का जो मकबरा है वह है बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक का जो फारसी अभिलेख है यह कहाँ से मिलता है तो बिहार शरीफ से। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था तो यह जो था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया था। आगे दिया हुआ है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था तो वेनवार वंश। तिरहुत के किस वेनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी तो शिव सिंह। फिर है बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह है तबकाते नासरी। आगे दिया हुआ है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था तो दरिया खान नूहानी ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है तो 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है तो तबकाते नासरी में। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कर दिया गया। फिर है किस सुल्तान ने तिरहुत या तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया। फिर है तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन थे तो मलिक बयां और मजदूल मुल्क, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था तो सिकंदर लोदी ने।
बिहार में जौनपुर के सरकी के प्रभाव की जो शुरुआत हुई थी 1394 ईस्वी में, और महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाज जहां, जिसे मलिक उस शक्र भी कहा जाता है, तो उनको जो है बिहार पर शासन करने के लिए भेजा और इसी से सरकी प्रभाव की शुरुआत हुई। पश्चिमी भाग जौनपुर के सरकी शासक के अधीन था। आगे दिया हुआ है कि बिहार शरीफ स्थित मलीह बयां के मकबरे की विशेषता है। तो यह तो है, एक तो सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद, तो इसीलिए जो है ये दोनों ही उसमें हो जाएगा आंसर, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मनेर स्थित वरी दरगाह किसकी मजार है, तो यह मखदूम याहिया की, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था, तो खरवार का। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित कर लिया था, तो भार ने। फिर है 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ था, तो चेरो राज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था, तो इसमें जो है एक तो तुगलक के साथ, फिर है सूर के साथ और मुगल के साथ। तो आंसर जो है हमारा डी सही हो जाएगा कि 1, 4 और 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था, तो उज्जैनिया राज्य से। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया था, तो उज्जैनियों के द्वारा। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, तो चेरो शासक से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, तो यह चेरो वंश था। पाल वंश के उपरांत जो है चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिले में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। आगे है कि किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी, तो फूलचंद ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ, तो उज्जैनियों शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था, तो संतन सिंह। और सतन सिंह जो है इनका मूल नाम देवराज था और यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में वहां पे थे। आगे है कि भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, तो एक तो ढाबा, बेहटा और बक्सर ये तीनों ही था, इसलिए डी सही हो जाएगा। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन से नहीं थे, तो बाघमल। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए हैं, यह संबंधित थे, तो शाहबाद के चेर से। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट चैप्टर हमारा बिहार में अफगान राज। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, तो नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो दरिया खान नुहानी को। और हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था सॉरी। आगे है कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था, तो मोहम्मद शाह नुहानी, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था और इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां जो कि बंगाल का सुल्तान उसके अधीन था। चलिए आगे चलते हैं। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, तो जलाल खां को। और यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था, जलाल खां। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सूर साम्राज्य, यानी कि शेर शाह सूरी, और इनका कार्यकाल 1540 से लेके 45 तक का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि सूर वंश की स्थापना की थी, तो शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह का बचपन का नाम या मूल नाम जो था वह फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी, तो मोहम्मद नुहानी के द्वारा। और एक शेर के मारने के उपलक्ष्य में जो है उन्हें शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के जो पिता थे हसन खां, वह जागीरदार थे सासाराम के। आगे दिया हुआ है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक वो नियुक्त हुआ था, तो जलाल खां का। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था, तो सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि उपयुक्त ए और बी दोनों।
शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। आगे दिया हुआ है कि शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो तारीख दाऊदी में। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो यह सहसराम में था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक था, तो दाऊद खां कराकानी। शेरशाह का मकबरा है तो आपको पता है सहसराम में, और शेरशाह का जो मकबरा है अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है, तो तारीख दाऊदी में, और तारीख दाऊदी की रचना जो है अब्दुल्लाह ने की थी। शेरशाह के द्वारा कौन सा कार्य किया गया, तो इनके द्वारा जो है जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपये का प्रचलन, तो ये सारा ही इनके द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार राज्य में स्थित सासाराम, जिसको रोहतास में अभी सासाराम है, तो इसके किला का निर्माण करवाया गया था, तो शेरशाह के द्वारा। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया, तो इबादत खाना का निर्माण। फिर है मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया गया था, तो शेरशाह के द्वारा। फिर है सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो हसन खां सूर का, शेरशाह सूरी का और इस्लाम शाह का, इसीलिए जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर है शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है, तो एक तो यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है। फिर है यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। और नेक्स्ट है इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, तो ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो शेरशाह ने। फिर है कि सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे, तो एक तो शेरशाह के और इस्लाम शाह के, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है अष्टकोणीय मकबरों की जो श्रृंखला है उसमें अंतिम मकबरा है तो इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी, तो 7। शेरशाह के द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था, तो 5 लाख रुपया। फिर है 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया, तो बहार खां, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। फिर है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था, तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कि मुगल कालीन बिहार, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, तो महमूद लोदी को, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और घाघरा का युद्ध जो कि 6 मई 1529 को हुआ था, इसमें बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया और बाबर के समय बिहार महमूद लोदी के अधिकार में था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है कि अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था, तो दाऊद खां को। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर वापस लौट गया, तो मुनीब खां। आगे दिया हुआ है कि 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था, तो यह बनाया गया था खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा, तो अकबर के टाइम पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था, तो जगदीशपुर के, और जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, तो अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था, तो 1580 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था, तो बाबर ने। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी, तो हुमायूं ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था, तो अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी, तो शाहजहां ने। 1582 में अकबर के समय बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी, तो 7। बिहार में परगनों की संख्या उस समय 200 थी। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो राजा मानसिंह।
फिर है बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मान सिंह। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो अकबर काल में। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी है तो यह है हाजीपुर की जामा मस्जिद। आगे दिया हुआ है कि राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय किया गया था? तो 1 करोड़ रुपए। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था तो 1702 से 1712 ईस्वी तक। औरंगजेब के शासनकाल में यानी कि 1685 में बिहार में सरकार या जो प्रमंडल थे उसकी संख्या थी तो 8 थी और परगनों की संख्या थी 246। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? तो जहांगीर के टाइम पर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? तो एक तो गुरु नानक, फिर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो फर्रुखसियर के टाइम पीरियड पर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो जहांगीर के शासन टाइम पे। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के टाइम पर। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था तो अकबर के द्वारा। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। आगे है कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर है राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब के द्वारा। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था तो राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था तो फर्रुखसियर का। किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम। फिर है मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना तो मिर्जा अजीज कोकलतास, यानी कि ऑप्शन बी सही है। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है तो सुजात खां, मुकर्रब खां और सईद खां, ये तीनों ही, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्यभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों से, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो मनेर स्थित जो है शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा यह बनवाया गया था तो इब्राहिम खां काकर के द्वारा और इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसमें पहला है कि इसका निर्माण जो है लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ये दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त ए और बी दोनों। और इसका निर्माण जो है 1617 ईस्वी में हुआ था और यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फिर है 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो महेश ठाकुर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे दिया हुआ है कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था तो शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था तो 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को 1575-76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। फिर मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो 1733 ईस्वी में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था तो शहजादा परवेज। अकबर के समय बिहार के विभिन्न क्षेत्र कई सेना अध्यक्ष एवं जागीरदार के हाथों में था तो इस संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है कि पटना और उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है मासूम खां काबुली के हाथ में था। फिर है तिरहुत का जागीरदार सुफेद बदख्शी और उसका पुत्र बहादुर था। फिर है साहम खां हाजीपुर का जागीरदार था। रोहतास पर मोहिब अली खां का नियंत्रण था और आरा जनपद के जागीरदार मीर मुइज मुल्क अली और उनके अलावा जो था मीर अली अकबर और संयोजी खां था। फिर है सासाराम के जागीरदार सैद खां
बदखूबी और अवर बहादुर थे। तो ये सारा ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1579 में अकबर ने किसे बिहार भेजा था, तो मुल्ला तैयब को। अकबर ने मुल्ला तैयब को बिहार भेजा तथा राय पुरकोत्तम और शमशेर को क्रमशः बिहार और हाजीपुर का दीवान और बख्शी नियुक्त किया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अकबर के समय कौन बिहार का सूबेदार नहीं रहा था, तो ये एक था फरमूली खां, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन कोकलतस और आसफ खां भी अकबर के समय में बिहार के सूबेदार थे। आगे दिया हुआ है कि मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था, तो जफर खां, इब्राहिम खां, बेग बहादुर या लाला बेग, ये सारा ही था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेजों से मधुर संबंध था, तो मुकर्रब खां। मुकर्रब खां जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था और वो अंग्रेजी मालों में बड़ी दिलचस्पी रखता था। फिर है पटना में संगी या पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था, तो अकबर के टाइम पर। शहजादा परवेज ने 1621 में संगी मस्जिद या पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया और मस्जिद निर्माण में नजर बहादुर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया, तो खाने आजम को, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है। फिर है पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन की बड़ी तारीफ की है, तो यह जो है मिर्जा सैफ खान, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पीटर मुंडी जो कि 1632 ईस्वी में पटना आया, जिसने मिर्जा सैफ की कानून व्यवस्था निर्माण आदि की खूब प्रशंसा किया है। सैफ खान शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार था। शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार नहीं था, तो अजीज होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फिर है औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था, तो दाऊद खां कुरैशी, इब्राहिम खां और शहजादा आजम, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया था, तो दाऊद खां कुरैशी, और इसने दाऊद नगर शहर की स्थापना की थी। मुर्शीद कुली खां बिहार का दीवान कब बना था, तो 1703 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भोजपुर के उज्जैनी विद्रोही जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया था, तो हुसैन अली खान ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में राजस्व के इतिहास से संबंधित सत्य कथन का चयन करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला है बिहार में जब्ती पद्धति 200 परगनों में से 138 परगनों में यह पद्धति लागू थी, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है 1582 में टोडरमल ने बिहार में 55,47,984 रुपए का मानक राजस्व तय किया, तो ये भी सही है। फिर तीसरा दिया हुआ है कि 1685 में बिहार का मानक राजस्व जो था वह 85,15,683 रुपये तय किया गया, तो ये भी सही है। और इसमें चौथा दिया हुआ है कि 1750 में अलीवर्दी खां के काल में 7,02,498 तय किया गया, जो सही नहीं है। उसके अलावा 1, 2 और 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। और इसमें कह रहा है कि 1750 में अलीवर्दी खां के समय जो राजस्व था 95,56,098 रुपए तय की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर के समय यानी कि 1582 में बिहार में 7 सरकार थी और इसके नाम का सही समूह है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण और चंपारण। और इसमें कह रहा है कि औरंगाबाद के समय जो 1685 में सरकारों की संख्या 8 थी, बिहार, रोहतास, शाहाबाद, भोजपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, हाजीपुर और चंपारण। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उनको जो है दफन किया गया, तो नालंदा में, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब से यहाँ से मॉडर्न बिहार है जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मध्यकालीन भारत है, सॉरी भारत कह रही हूँ, मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास है वो हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है वहाँ पे आपको बीपीएससी 71st से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है, और उसके अलावा बिहार दरोगा का भी आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है फ्री में, तो आप लोग वहाँ से जुड़ के
मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई अदर कंटेंट चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।